आपको मोकामा की जानकारी देती हूं। मोकामा में इस वक्त क्या चल रहा है, मोकामा में क्या जातीय गोलबंदी हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह के समर्थक लगातार हमला कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है और अब दुलारचंद यादव के समर्थक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह और उनके भतीजों पर लग रहा है। इस बीच दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 3 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया और जो डॉक्टर्स ने बताया है वो ये कि गोली लगने की वजह से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई, बल्कि उनको अंदरूनी चोटें आई थी, जिसकी वजह से दुलारचंद यादव की मौत हो गई है। यही बात दुलारचंद यादव का जो पोता है वो लगातार कहता हुआ नजर आ रहा था कि उनके जो दादा हैं मारपीट की गई उनके साथ, पहले गोली मारी गई। हालांकि वो सीधे तौर पर अनंत सिंह और उसके समर्थकों पर आरोप लगा रहा है, जबकि अनंत सिंह है जो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिशन उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुकाबला 2 बाहुबलियों के बीच में है, तो ये सब कुछ सूरजभान सिंह के इशारे पर किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि जो डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि चोटों की वजह से बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से दुलारचंद यादव की मौत हो गई। अब इस मर्डर के बाद से क्या नया टर्न ये चुनाव ले रहा है, क्या यहाँ जातीय गोलबंदी हो रही है, क्या वोटों में बिखराव होगा और इसका फायदा जो है वो आरजेडी कैंडिडेट को पहुंच सकता है, क्या अनंत सिंह को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि एफआईआर में नाम दर्ज है और अब दबाव ये बनाया जा रहा है कि अनंत सिंह पर कार्रवाई कब होगी। आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी सामने आ रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि चुनाव आयोग कब कार्रवाई करेगा, इतनी सारी गाड़ियां अपने काफिले में लेकर अगर अनंत सिंह चल रहा है तो कार्रवाई कब होगी। तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल मोकामा में पूछे जा रहे हैं। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स को उनके शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने इंडिया टीवी को बताया कि गोली पैर में लगी थी लेकिन फंसी हुई नहीं मिली, यानी मौत की वजह गोली नहीं थी। दुलारचंद यादव आरजेडी के नेता थे लेकिन वो जनसुराज के कैंडिडेट का प्रचार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को प्रचार के दौरान उनकी हत्या हो गई। परिवार का कहना है कि अनंत सिंह और उसके भतीजों ने दुलारचंद की हत्या की है, तो वहीं अनंत सिंह कह रहे हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे बाहुबली सूरजभान सिंह का हाथ है। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। तो 2 बाहुबलियों के बीच का ये मुकाबला इस वजह से अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ दुलारचंद यादव जो पहले आरजेडी में रहे, लालू यादव के उनको करीबी माना जाता रहा, वो दुलारचंद यादव पार्टी से नाराजगी की वजह से जनसुराज की कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन एक विवाद के दौरान उनकी मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। अब ये हत्या किसने की है ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि ये हत्या अनंत सिंह ने की है, अनंत सिंह के समर्थकों ने की है। दुलारचंद को बड़ी बेरहमी से मारा गया है और उन पर कार्रवाई करने की मांग लगातार जो उनके समर्थक हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ फैजान जी, अब जातीय गोलबंदी की बात सबसे ज्यादा होने लगी है, क्योंकि जनसुराज के कैंडिडेट की बात करें, धानुक समाज से आते हैं पीयूष प्रियदर्शी। हम अगर बात करें सूरजभान सिंह की और अनंत सिंह की, दोनों स्वजाति हैं, भूमिहारों की बात की जाती है और दोनों ही जातियां डोमिनेट करती हैं यहाँ पर मोकामा में, और यादव समाज की हत्या हुई है। क्या यहाँ जातीय गोलबंदी होगी या बिखराव होगा या ध्रुवीकरण होगा? जातीय गोलबंदी का ज्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक यादव का मर्डर हुआ तो उसके बाद इधर यादव और भूमिहार, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्लैश इसमें ज़रूर हो जाएगा। और अब ये जिस तरह की सिचुएशन मोकामा में बन रही है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बाहर लोग इसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये रिपब्लिक ऑफ मोकामा हो गया है, जहाँ कोई अलग तरह की वो सरकार चल रही। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से वहाँ से जब भी, मतलब ज़्यादातर हमने देखा कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जीता है वो अपने वही गन पावर से ही जीता है। इसलिए देखिए, अच्छा एक बात अभी आपने कही कि वो दुलारचंद यादव शायद नाराज़गी हो गई थी राजनीति, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लालू के ही लॉयलिस्ट है, अभी तक आखिरी दम तक वो लालू के ही लॉयलिस्ट थे। वो चाह रहे थे कि पीयूष को आरजेडी से टिकट मिल जाए, कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल सका। वहाँ तो सूरजभान सिंह को मिल गया टिकट, जो रातों रात ज्वाइन किया उन्होंने आरजेडी उसको। लेकिन कहा जाता है कि कुछ रिश्तेदारी थी पीयूष से उनकी,
और उसी की मजबूरी में वो पीयूष के लिए काम, या जनसुराज का कहिए, उसके लिए काम कर रहे थे। उनका जनसुराज से कोई जुड़ाव नहीं था और वो थे आरजेडी से। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, मैंने 30-35 साल से मैं उनको जान रहा हूँ। तो हमेशा आरजेडी के ही, लालू के ही सपोर्टर रहे। लालू के लिए उन्होंने कहाँ वो एक कुश्ती कंपटीशन करवाया था, उसमें चीफ गेस्ट बनाया था जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, उस अपने गांव तारतर में करवाया था। लेकिन ये जो अभी जो घटना घटी है, मर्डर हुआ पहले और दूसरे दिन भी कुछ वायलेंट घटनाएं हुई, पथराव हुआ, वो इससे देखिए ये लग रहा है कि ये बड़ा ही वायलेंट स्पॉट बन गया है। अब नतीजा देखिए 6 तारीख तक क्या होता है वहाँ, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही टेंस माहौल है। और मुझे लगता है कि जो इस माहौल को जो जिस तरह से इसको सेटल करना चाहिए, जिस तरह से मतलब इसको हल करना चाहिए मामले को, उस तरह से हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह शायद ये है कि 2 बड़े बाहुबले आमने सामने हैं। इसीलिए विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है कि भाई गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, चुनावों के बीचों बीच कानून व्यवस्था आपकी कहाँ है। लेकिन ये जो मोकामा की टेंशन है संजय जी, ये टेंशन किसके लिए ज्यादा है? ये आनंद सिंह के लिए ज्यादा भारी पड़ने जा रही है या सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए ज्यादा भारी पड़ने जा रही है? देखिए, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर तस्वीर थोड़ी बदली है। पहले था कि नहीं, गोली लगने से उनकी मौत हुई है, लेकिन वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैं भी सुन रहा था तो एंकल ज्वाइंट के पास से वो गोली निकल गई है। तो इसमें भी संभावना थी कि हो सकता है कि ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से भी कॉज ऑफ डेथ हो सकता है, लेकिन वो कॉज ऑफ डेथ में उन्होंने इंटरनल ब्लीडिंग की बात की है। तो इंटरनल ब्लीडिंग में एक चीज़ें ये भी आ रही है कि हो सकता है कि कोई गाड़ी उनके शरीर पर चढ़ गई होगी, वो गिर गए होंगे और उसकी वजह से कोई वाइटल ऑर्गन उनका डैमेज हुआ होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी। फिर बिसरा का भी रिपोर्ट जब आएगा उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट होगी। तो एक तो हुआ कि गोली लगने से अनंत सिंह की जो मर्डर हुआ था, इस बात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक तरह से कंफर्म नहीं किया है। रह गई बात जो जातीय गोलबंदी की बात, देखिए भूमिहार जाति से 2 उम्मीदवार हैं। आरजेडी के कैंडिडेट भी बीना देवी जो हैं वो भूमिहार जाति से ही हैं और अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से हैं जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, और एक धानुक जाति से कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी। अब देखना है कि जो ट्रायंगुलर फाइट वहाँ जो बना हुआ था कि सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी, इसके बीच में क्या, चूंकि प्रचार धानुक जाति के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए कर रहे थे दुलारचंद यादव, ठीक है उनकी निष्ठा आरजेडी से चाहे जितनी रही हो, लेकिन प्रचार तो उन्हीं के दिख रहे थे और पीयूष प्रियदर्शी ने कहा भी कि हाँ मेरे प्रचार में थे। तो अगर उनके प्रचार में थे और धानुक जातियों की अगर गोलबंदी होती है तो क्या आरजेडी को छोड़ करके जो यादव समाज है वो क्या धानुक जाति के साथ उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, देखना होगा। और अगर वो बनता है तब तो पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह में आमना सामना होगा। अगर लगता है कि नहीं, जो गोलबंदी वहाँ होगी वो भूमिहार बनाम अगर यादव होगा, जिसमें बीना देवी भले जाति की भूमिहार है, लेकिन इस पे चर्चा करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, जरा वो बता देते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भगदड़ मचने की खबर मिल रही है और इस भगदड़ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने की जानकारी है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एकादशी पर मंदिर में भीड़ उमड़ी थी और इसी दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है, 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, कई घायल हैं इसमें। और आपको ये भी बता दें कि जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इतने भयावह हालात मौके पर हैं। आज एकादशी का मौका है और इस एकादशी के मौके पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान भगदड़ मचने की जानकारी मिली और जैसे ही भगदड़ हुई वैसे ही अब तक ये आंकड़ा 5 तक पहुंच चुका है। 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू कर लिया जाए और ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा ना बढ़ पाए, ये लगातार अब कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो प्रभावित हुए हैं। सुरेखा मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। जी सुरेखा, बताइए सबसे पहले क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और इसमें बच्चे भी शामिल है। देखिए, कार्तिक मास जो है काफ़ी ज़्यादा दीपावली के बाद यहाँ पर खासकर आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा
महत्व रखता है और सुबह उठकर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। और उसी सिलसिले में जो है आज, क्योंकि काशीबुग्गा जो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है वो काफ़ी मशहूर है श्रीकाकुलम के उस इलाके में, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग वहाँ पर सुबह पूजा के लिए गए थे। और जाहिर तौर पर 12 साढ़े 12 बजे तक श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम हो जाती है, मंदिर बंद होने का वक्त हो रहा होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ जो है आज देखने को मिली, जिसके चलते जो है भगदड़ मची है। और अभी हालत ये कह सकते हैं कि पुलिस और जो वहाँ पर अधिकारीगण हैं उन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हालात है उसको काबू में किया जा सके। और ख़ासकर जो वहाँ पर बाकी भक्त हैं उन लोगों को भी इस वक्त में शांत करने की ज़रूरत है। तो वो जो अफरा तफरी का माहौल है उसे शांत करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ासकर जो लोग घायल हैं या फिर जो मृतक हैं उनको कम से कम जो है उस जगह से हटाने के लिए और ख़ासकर अस्पताल तक पहुँचाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और पास के अस्पतालों में कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं मिल पा रहा है कि आखिरकार कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है मृतकों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और आज क्योंकि शनिवार का भी दिन रहा है तो जाहिर तौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के साथ मंदिर जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे। और आज एकादशी, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आज प्रामुख्य रखता है कार्तिक मास का ये दिन, जिसको लेकर कई लोग व्रत भी रखते हैं और इस पूरे मास में व्रत रखते हैं और उससे भी ज़्यादा आज का दिन महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मंदिर में जो है उस तरह के इंतज़ाम, जिस तरीके से उम्मीद से ज़्यादा की जो भीड़ वहाँ पर पहुँची है वो देखने को नहीं मिली, जिसके बाद जो ये भगदड़ मची है। लेकिन भगदड़ के पीछे की वजह क्या रही इस पर भी जांच बिल्कुल अव्यवस्थाओं की वजह से ही भगदड़ जैसी खबरें आती हैं और इस भगदड़ में कई लोगों की जान चली जाती है। सवाल प्रशासन पर उठेंगे और सवाल व्यवस्था को लेकर भी उठेंगे कि जब आज एकादशी का मौका है, मंदिर में भीड़ जुटती है तो इंतजाम काफी क्यों नहीं किए गए थे। सुरेखा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए एक बार फिर से बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनाव को लेकर, पहले चरण के चुनाव को लेकर बहुत ही कम वक्त बचा है और दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी आज बछवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगी और इसको लेकर चिराग पासवान ने अब निशाना साध दिया है। चिराग पासवान ने प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर कहा कि प्रियंका जहां प्रचार करने पहुंच रही हैं वहां वो अपने ही गठबंधन के लोगों के खिलाफ वोट मांगेंगी। ये दिखाता है कि डिवाइडेड महागठबंधन और यूनाइटेड एनडीए के बीच बिहार में मुकाबला चल रहा है। 175 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, कुछ सीटों पर तो वॉकओवर भी मिलने जा रहा है। तो ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि प्रियंका गांधी चूंकि आज बछवाड़ा में प्रचार प्रसार करेंगी, ऐसी जानकारी है जहां सीपीआई और कांग्रेस के कैंडिडेट्स का मुकाबला है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि महागठबंधन कैसे बिखरा हुआ है। आज यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है जो फ्रेंडली फाइट चल रही है। और आज शायद प्रियंका जी जा भी रही हैं उन सीटों पे। अब जिन सीटों पे वो कांग्रेस के लिए वो प्रचार करने जा रही हैं तो अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में ना वो प्रचार करने जा रही हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यूनाइटेड एनडीए और डिवाइडेड महागठबंधन हम लोग को वो एक एक्स्ट्रा लीड देगा जो शायद हम लोगों के संज्ञान में नहीं थी। हम लोग ये ज़रूर मान के चल रहे थे कि हम लोग 250 तक आराम से हम लोग टच करेंगे, बट अब ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट, उसमें हम लोग को वॉकओवर भी कई जगह पे। तो चिराग पासवान बड़ा दावा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि हमें कई सीटों पर वॉकओवर मिल रहा है। वॉकओवर क्यों मिल रहा है? क्योंकि महागठबंधन के दो प्रत्याशी एक ही सीट पर खड़े हैं और जब प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार करेंगी तो गलत तो नहीं पूछ रहे हैं अगर रवि जी चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि क्या एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगेंगी, महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगी या कांग्रेस वाले के लिए वोट मांगेंगी? कांग्रेस या प्रियंका गांधी आकर करेंगी क्या बछवाड़ा में? देखिए, चिराग पासवान किस लिहाज से बोल रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो समझनी पड़ेगी जो जिस अलायंस पार्टनर के अधिकृत जो प्रत्याशी हैं उसी के पक्ष में ही कोई भी नेता जाएगा, या प्रियंका गांधी जा रही हैं, तेजस्वी जा रहे हैं, राहुल जा रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में वो वोट मांगेंगे, दूसरे के लिए तो नहीं। और देखिए, हर जितने भी आपको आरजेडी से या कांग्रेस से जो लोग बागी बन करके लड़ रहे हैं उसके लिए तो पार्टी से निष्कासन का भी कह दिया गया है कि वो 5 वर्ष के लिए निष्कासित। तो ऐसे में जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उसी के लिए वोट मांगेंगी। और चिराग पासवान इस मुगालते में है कि अपने आप देखिए कि अपने गठबंधन का उनका क्या हो रहा है, अपने जितनी सीट पर वो चिराग पासवान लड़ रहे हैं उनमें कितना आ रहा है, क्या उनका स्ट्राइक रेट वही पुराना रहेगा लोकसभा वाला, यह भी तो देखने समझने वाली बात। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन अधिकृत प्रत्याशी है और कौन अनाधिकृत प्रत्याशी? जो देखिए, अधिकृत प्रत्याशी कहने का मतलब कि जो ऑथराइज्ड है, जो कि आपको जिस अलायंस से मान लीजिए 2 नॉमिनेशन किया हुआ है, अब वहां पर कांग्रेस का है कि आरजेडी का है, जिसको निकाल दिया गया है वो तो
ऑफिशियली है नहीं, वो तो इस तरह से लड़ रहा है, बागी बन करके लड़ रहा है। तो बागी के लिए तो कोई भी पार्टी अलायंस का आदमी नहीं मांगेगा वोट, ये तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है। तो इसमें तो कहीं कोई इफ बट की बात भी नहीं है। तो क्या ये तय हुआ है कि कौन बागी है, किसको निकाल रहे हैं? निश्चित रूप से आप हर पार्टी ने कांग्रेस का एक बात कही है या आरजेडी की बात कही है या जेडीयू की बात कही है। देखिए कई ऐसे जो बागी हैं उनको जो है सो निकाल दिया गया है पार्टी से, या तो लेटर भी जारी हर पार्टी ने कर दिया है कमोबेश। तब इसमें तो कोई उहापोह की स्थिति नहीं। वैशाली की सीट है, वहां जब मैं घूम रही थी, वहां जब मैं चर्चा कर रही थी, तो वहां संजीव इंजीनियर वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से और अजय कुशवाहा आरजेडी के कैंडिडेट हैं। वहां ऐसा नहीं समझ में पड़ा कि कौन अधिकृत है कौन अनाधिकृत है। देखिए, मैं थोड़ा सा रवि जी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो निकालने की बात हुई है वो वे उम्मीदवार थे जो बागी तौर पर लड़ रहे थे पार्टी उम्मीदवार के ही खिलाफ। लेकिन जहां तक ये जो आया अभी, जो एक ही सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं, उसमें कई सीटों पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, तो ये दोनों अधिकृत प्रत्याशी माने जाएंगे। जैसे देखिए, गौड़ा बराम में तेजस्वी यादव जाकर के घोषणा कर दी है कि भाई हम राजद के उम्मीदवार को वापस लेते हैं, यहाँ पर महागठबंधन का उम्मीदवार मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का उम्मीदवार होगा, जो उनके भाई हैं संतोष सहनी। लेकिन ऐसा जो है 10 सीटें, अभी मान लीजिए कि उसको गौड़ा बराम को छोड़ दीजिए, तो 10-11 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि महागठबंधन के ही दो प्रत्याशी अलग अलग घटक दलों से आमने सामने हैं। अब जैसे आपका जो सवाल है वो बड़ा दिलचस्प सवाल है कि अगर कोई कांग्रेस का या राजद का कोई नेता जा करके आखिर उसमें से किसके लिए वोट मांगेगा, तो ये तो जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि वहां पर दोनों ही अपने अपने दल के अधिकृत सिंबल पर नॉमिनेशन किए हुए हैं। तो दोनों अगर अधिकृत उम्मीदवार हैं तो जाहिर सी बात, जैसे मैंने कहा कि तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया कि गौड़ा बराम में ये रहेंगे, लेकिन बाकी सीटों पर जैसे बछवाड़ा हो, वैशाली हो, राजा पाकड़ हो और दूसरी भी सीटें कई हैं, तो वहां पर ये ऐसा कोई क्लियर नहीं हुआ है अभी तक कि किसका अधिकृत है किसका अनधिकृत है। तो वहां पर एक बड़ा घनघोर कंफ्यूजन होगा कि मतदाता जो है वो महागठबंधन में किसको चुने। ऐसे में देखिए, ये जो 10-11 सीटें हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि उसमें एज जो है वो एनडीए उम्मीदवार को मिलेगा। नुकसान तो होगा, और ये नेता इसको कैसे काउंटर करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प है। प्रियंका गांधी आज पहुंच तो रही हैं, लेकिन उनके लिए बड़ा आसान नहीं है एक मंच पर सबको बुलाकर और फिर बातें करना, या अपने कैंडिडेट के बारे में कहना है, सीपीआई के बारे में कहना, या फिर कोई घोषणा की जा सकती है आज मंच से कि यहाँ से हमारा अधिकृत प्रत्याशी कौन होगा।